भारतीय भाषाओं में एकात्मता और हमारी जो साप्ताहिक मंथली मासिक जो चर्चा होनी है वो भारतीय भाषाओं में एकात्मता पर निश्चित हुआ है और आज इसका पहला क्रम है। आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। गुरुवर डॉक्टर विनोद बब्बर जी की अनुमति से, अमरीश जी की अनुमति से, जिस प्रकार से देश में तमाम भाषाएं चलती हैं उसमें एकात्मता पे अनेक अवसर पे सुनने का अवसर मिला है, हम लोगों को बातचीत करने का अवसर मिला है और आज भी विद्वानों को सुनने का अवसर मिलेगा। भारतीय भाषाओं को समर्पित भारत भारती के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र किंकर सामाजिक जो संस्था है उसके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर जमुना कृष्णराज जी, श्री रामास्वामी जी इस कार्यक्रम में अपने विचार उद्बोधन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं डॉक्टर विनोद बब्बर जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द कहें और इस कार्यक्रम की भूमिका करके हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब। सभी का अभिवादन, नमस्कार, जय हिंद, वड़क्कम। जैसा अभी हमारे इस कार्यक्रम के संचालक महोदय ने बताया कि भारतीय भाषाओं में जो एकात्म तत्व है, इस पर देश में बहुत कम चर्चा हुई है और एक विद्यार्थी के रूप में मैंने अनुभव किया, इसमें बहुत सारी समानताएं। तो भारतीय भाषाओं का जो मंच है भारत भारती, जिसके दिल्ली प्रदेश संयोजक डॉक्टर अमरीश कुमार जी भी हमारे बीच है, तो उनके निर्देश पर यह कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो हर माह के अंतिम रविवार को 10 बजे से हुआ करेगा। आज जब हम भारत की प्राचीनतम, दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं की बात करते हैं, तो तमिल भी उनमें से एक है और मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि जब मैं सुब्रमण्यम भारती को स्मरण करता हूं, जिन्होंने कहा कि एलारुम एली नेलई एडुमनल एरी एई, यानी भारत दुनिया को हर बंधन से मुक्ति का मार्ग बताएगा। आज पिछले दिनों हमारे एक बहुत उच्च सैनिक अधिकारी से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई जिस पर मुझे गौरव हुआ कि जो दुनिया कहती है कि भारत में इतनी भाषाएं, ये भारत की कमजोरी है, तो मुझे लगा कि नहीं, वो अज्ञानी है। उन्होंने बताया कि एक बार बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक होते हैं, उनके पास एक कूट भाषा में, कोड्स में बात करते हैं। एक बार वो कोड डिकोड हो गए, शत्रु को, पड़ोसियों को पता लग गए, तो ऐसे अवसर तत्काल क्या व्यवस्था की जाए। तो हमारे उच्च अधिकारियों ने निर्णय किया कि कुछ तमिल के लोगों को वहां लगा दिया जाए। तो तमिल के लोगों को लगा दिया और वो तमिल नहीं जानते थे। तो देश की सुरक्षा में भी हमारी भारतीय भाषाओं का योगदान है, विशेष रूप से तमिल का। और हमें मातृभाषाएं अवश्य सीखनी चाहिए। ये जो कार्यक्रम है या इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, उनका उद्देश्य यही है कि ये भारतीय भाषाएं और निकट आए। और सुब्रमण्यम भारती जी ने तो कहा है कि वो तो बहुत सी भाषाएं जानते थे, बहुभाषाविद थे। उन्होंने कहा, मैं, क्योंकि मेरा उच्चारण तमिल में बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में उनकी बात करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जितनी भाषाएं भी मैं जानता हूं, उनमें से तमिल के समान कोई मीठी भाषा नहीं है। और यह सच है कि मातृभाषा से मीठी कोई भाषा नहीं होती। आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे बीच तमिल के दो विद्वान, एक चेन्नई से, एक दिल्ली से। चेन्नई से डॉक्टर जमुना जी हैं और दिल्ली से श्री रामस्वामी जी हैं। उनका हम अभिवादन करते हैं, उनका वक्तव्य सुनेंगे और इस कार्यक्रम में जो सभी लोग जुड़े हैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। मिथिलेश जी आगे चर्चा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और इस कार्यक्रम को, चूंकि समय निश्चित है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा समय नहीं होता है इसमें, तो 40 मिनट का सेशन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर जमुना कृष्णराज जी को मैं आमंत्रित करूंगा बुलाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं दो शब्द में कहूंगा। जो पहला ये अवसर है इस कार्यक्रम का, तो थोड़ा परिचय मैं करा दूं। आप एमए हिंदी से हैं, एमए अंग्रेजी से हैं, पीएचडी हिंदी में है, तो डिप्लोमा आपने अनुवाद में किया हुआ है। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से 2 लाख का उत्कृष्ट अनुवादक पुरस्कार एवं अभिनंदन पत्र आपको प्राप्त है। अब तक आपकी 8 अनुदित और 4 मौलिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही विश्व हिंदी सम्मेलन सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में आपकी प्रतिभागिता रही है। तो आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विचारों से इस विषय की गरिमा का बढ़ाएं, इस गरिमा को बढ़ाएं। मैडम डॉक्टर जमुना कृष्णराज जी। सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है
आज इतना पुण्य दिन है आज, जब संसद भवन में तमिल का गुणगान हो रहा है। और हमारे जो मठाधीश हैं यहाँ के, तो उन्होंने तेवारम तिरुपुगढ़ वैसे गा के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया और राजदंड भी सौंपा, जिसे हम सेंगोल कहते हैं। तो हर भारतीय के मुंह में यह सेंगोल का शब्द आज गूंज रहा है। तो ये आज इस पुण्य तिथि पर मुझे अपना वक्तव्य, वह भी तमिल के एकात्मकता, तमिल भाषा और अन्य भाषाओं से एकात्मकता पर अपना वक्तव्य देने के लिए मुझे जो अवसर दे रहे हैं, इसके लिए डॉक्टर विनोद बब्बर जी और भारती को बहुत धन्यवाद। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हमारा देश एक बहुभाषी देश है, जहाँ प्रत्येक राज्य की अलग भाषा और राज्यों के भीतर विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। कहावत भी है, 3 कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। पर इसी अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हर भाषा में जो अंतर्निहित संस्कृति है, चाहे वह मुहावरा हो, लोकोक्ति या सूक्ति, वे नितांत भारतीय ही हैं। तमिल और हिंदी के समानांतर लोकोक्ति देखिए, निरई कुड़म तेलुम्बाद, अधजल गगरी छलकत जाए, आड़ तेरियादवल तेरुकोणल என்று சொன்னாளாம், नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूरत पच्चई कण्णु के कुड़मई, इधर दूर की हरियाली सुहावने लगती है। थोड़ा सा फर्क है बस। यही नहीं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की मूलभूत भारतीय शिक्षा हर भाषा में उपलब्ध है। प्रारंभिक शिक्षा में आदिकाल यानी संघ काल की महिला कवयित्री अवैयार की पंक्तियां अ से अह तक के स्वराक्षरों के लिए सिखाया जाता है, जो इन्हीं समानांतर वाक्यों यथा अन्नयुम पितावुम मुन्नरी देवम, यानी माता और पिता ही हमारे सर्वप्रथम भगवान है। शैक्षणिक साम्यताएं ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे ही साम्यता पाई जाती है। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह इस देश की आजादी के लिए जिस तरह क्रांति फूटी, वही इसका द्योतक है। तमिलनाडु के राष्ट्र कवि बने महाकवि सुब्रमण्य भारती ने अनेक युवाओं को अपनी धारदार लेखनी से इस संग्राम में कूदने के लिए उत्प्रेरित किया। वे गाने लगे, अच्चमिल्ले अच्चमिल्ले अच्चमेन्बदिल्लये, जगत्तुल्लोरेल्लारुम எதிர்த்து நின்ற போதிலும் अच्चमिल्ले अच्चमिल्ले अच्चम என்பதில்லையே, अर्थात भय नहीं, भय नहीं, भय लेश मात्र भी नहीं। इस जगत के सभी चाहे सामना करे, फिर भी भय नहीं, भय नहीं। इस देश की महानता पर वे गाते हैं, पारुकुள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் भारत நாடு, वीरतिले, इसका मतलब है विश्व में एक उत्तम देश है हमारा भारत देश। वीरतिले पढ़े, वीरतिले நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே, சாரத்திலே மிக சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு, ஞானத்திலே परमोनतिले उयर मानतिले अन्नदानतिले। इसका मतलब है गान में अमृत घोले हुए, ज्ञान में, अध्यात्म में, अभिमान में, अन्नदान में, गान में अमृत घोले हुए काव्य में अत्युत्तम देश हमारा देश। धीरता में, सेना की वीरता में, दिल में प्यार में, उपकार में, सार में अनेक शास्त्रों को भर देने में अत्युत्तम देश। इस गान में विचारों की साम्यताएं ही नहीं, बल्कि समानांतर तमिल शब्दों को भी हम देख सकते हैं, यथा ज्ञान, मान, अन्नदान, गान, कविता, धीर, वीर, उपकार, सार आदि। तो इतने शब्द हिंदी से मिलते जुलते हैं। अगस्त्य मुनि ही तमिल के आदि कवि कहलाते हैं। यही नहीं, अगस्त्यम नामक तमिल व्याकरण ग्रंथ रचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं से यहाँ सिद्ध प्रथा का प्रारंभ हुआ। यहाँ के अगस्त्य मலை यानी पहाड़ पर नाड़ी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र जैसे अनेक क्षेत्रों पर ज्ञान का भंडार इनके द्वारा रचित ग्रंथों में उपलब्ध है। माना जाता है इन्होंने तमिल का ज्ञान साक्षात भगवान शिव और उनके सुपुत्र कार्तिकेय से प्राप्त किया। इन सभी ग्रंथों के अनुवाद से भाषाई एवं वैचारिक साम्यताओं को स्थापित किया जा सकता है। अचरज की बात है कि वैवाहिक संस्कारों में गाए जाने वाले लोकगीतों में भी तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में साम्यता पाई जाती है, जहां वर और वधू भगवान राम और देवी सीता की जोड़ी या भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतिरूप माने जाते हैं। इस अवसर पर महिलाएं गाती हैं, गौरी कल्याण वैभोग में, सीता कल्याण वैभोग में, यानी गौरी विवाह का वैभव है यह, सीता विवाह का वैभव है यह।
वसुदेव तव बाला असुरकुल काला शशि वदन रूपिणी सत्यभामा लोला। तो इसका कोई अनुवाद की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल हिंदी के शब्द ही हैं। फिर विवाह संपन्न होने पर महिलाएं गाती हैं आनंदम आनंदम आनंद में, सीतैकुम रामनुकुम आनंद में, यानी सीता और राम को आनंद ही आनंद है। नाम शहीद पूजा फलन इंद्र फलित दम्मा, यानी हमारी पूजा आज फलित हुई। पर इतनी साम्यताओं के बावजूद कुछ तमिल भाषियों के मन में यह गलतफहमी है कि तमिल और हिंदी भाषा में कोई साम्यता नहीं। कई इस भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा, विशेषकर हिंदी सीखने में विरोध जताते हैं। ऐसे ही विरोध मुझे अपने विभाग में भी सामना करना पड़ा जब विभाग के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का काम मुझे सौंपा गया। हर सत्र में इन दोनों भाषाओं की साम्यताओं को समझाने के बदले मैंने शब्द संगम नामक पुस्तक निकाली, जिसमें 1500 समानांतर शब्द दोनों भाषाओं के संकलित हैं। अनेक केंद्र सरकार के विभागों में अपनी कार्यशालाओं के लिए मेरी यह पुस्तक मांगी गई। हाल में तमिलनाडु की राज्य सरकार के तमिल विकास विभाग ने उत्तर भारत से यहाँ मजदूर बनाए लोगों को तमिल सिखाने की ठानी है और इनके पाठ्यक्रम के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें मुझे भी एक सदस्य बनाया गया है और मेरी यह पुस्तक भी मांगी गई है। उन्हें तमिल सिखाकर उनके कार्यस्थल को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। कुछ लोगों की मान्यता है कि उत्तर भारत की भाषाएं आर्य भाषाएं हैं और दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ भाषाएं। मेरे विचार से यह मात्र एक भ्रांति है। वास्तव में संगम काल के तमिल साहित्य में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भरमार है। अपने शोध के दौरान तमिल और हिंदी कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन करते समय मुझे इसी समस्या का सामना करना पड़ा। मुझसे कहा गया कि प्रथम अध्याय में आर्य और द्रविड़ संस्कृति में भेद का उल्लेख हो, पर मेरे विचार से तमिल और हिंदी लेखिकाओं के विचारों में भेदभाव से अधिक साम्यताएं ही अधिक दृष्टिगोचर थीं, जो भारतीय संस्कृति पर आधारित थीं। इन साम्यताओं के प्रकाशन हेतु मुझे केंद्रीय हिंदी निदेशालय का अनुदान भी मिला। तमिल मातृभाषी और हिंदी की जानकार बनी मैंने इन दोनों भाषाओं के बीच अपने अनुवाद के माध्यम से एक सेतु बनने का निश्चय किया और मुझे खुशी है कि मैं कुछ हद तक इस दिशा में सफल भी हुई हूँ। तमिल लेखिका शिवशंकरी की कहानियों, अड़वल्लियप्पा की बाल कविताओं और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भू मेहता की कविताओं के अनुवाद के साथ साथ तमिलनाडु के शहीदों और शैव संतों पर भी मेरी पुस्तकें प्रकाशित हैं। मेरा सौभाग्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने मुझे अपने अनुदान एवं पुरस्कारों से काफी प्रोत्साहित किया है और इससे अनुवाद कार्य में मेरी स्फूर्ति बढ़ी है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि भारतीय भाषाओं में एकात्मकता की कड़ी में तमिल और हिंदी में साम्यताओं पर अपने विचार प्रकट करने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं भारत भारती और राष्ट्र किंकर के संपादक डॉक्टर विनोद बब्बर जी को अपना सादर आभार प्रकट करती हूँ। आशा है आप सभी विद्वज्जनों को मेरे विचार पसंद आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और शायद मेरी अज्ञानता हो, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी चाची या काकी को मैं सुन रहा हूँ अपने परिवार को। इतना धारा प्रवाह जो है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग, ममता दीदी बोलती हैं, सोनिया जी भी बोलती हैं, मैं थोड़ा उस दिशा में भी जाऊं, लेकिन कभी नहीं लगा कि भारतीयता मतलब हिंदी से इतना सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मैडम आपका। अब मैं दूसरे विद्वज्जनों को बुलाऊंगा। प्रश्नोत्तरी का 5 मिनट का सेशन इस कार्यक्रम के आखिर में रखने का प्रयत्न रहेगा। तो दूसरे विद्वान श्री रामा स्वामी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप तमिल, हिंदी, अंग्रेजी के विद्वान हैं, तो बंगला, मलयालम आदि भाषाओं के भी अच्छे जानकार हैं। आपने भाषाओं में अनुवादन सेवाएं एवं पुस्तक प्रकाशन भी किया है। आपकी पुस्तकों में तमिल भाषा की महिमाएं, भारतीय भाषाओं की दुर्दशा एवं उनकी उन्नति के सरल उपाय प्रमुखता से बतलाए गए हैं। आप व्यवसाय से एमबीए फाइनेंस हैं तथा क्षेत्रीय भाषा समूह तमिल सह संयोजक दिल्ली प्रांत भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कृपया आपको आमंत्रण है, आप आइए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित कीजिए। श्री रामास्वामी जी। सबको नमन। मैं रामास्वामी दिल्ली में रहता हूँ और इन क्षेत्रीय भाषाओं की भारतीय भारती में सहयोगों को तमिल का अनुवाद का काम करता हूँ और तीनों भाषा में
थोड़ा सा उत्तीर्णता है ये समझता हूँ। और मेरी हिंदी में बोलचाल में थोड़ी सी कमजोरी है। कमजोरी का मतलब है कि थोड़ी झिझक है। थोड़ी ऊंची आवाज में। हाँ जी। तो बात बात करने में थोड़ी सी फ्लो नहीं आएगा कि हिंदी इतना फ्लुएंटली मैं फॉर्मली पढ़ा नहीं हूँ, तो उसके अनुसार मैं जब बोलता हूँ थोड़ा सा झिझक करके बोलता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से। आप बहुत क्योंकि अच्छा बोल रहे हैं। आप पहली बहुत बार अच्छा बोल रहे यहाँ हैं भाई। पहली बार किसी भी सभा में ऐसी पहली बार बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर भारतीय भाषा में समानता के बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे हमारे अंदर भाषा, हिंदी भाषा की जो बोलचाली में जो जनसंख्या के बीच में एक गलतफहमी है, जो मैं शब्द काफी यूज करता हूँ, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। हम ज्यादातर भाषाओं में ज्यादातर क्या करते हैं, उर्दू के शब्द यूज करते हैं। उस उर्दू के शब्द के कारण ही हमारा जितने भी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, विकृत हुआ है। सबसे पहली बात, अगर हम संस्कृत की बात समझते हैं, तो संस्कृत को सरल करने के तौर पे ही हिंदी बनाया गया है, टू बी फ्रैंक। कि अगर हिंदी बनना है, हिंदी क्योंकि लोकप्रियता की भाषा बोलना है, इसलिए संस्कृत इतना बहुत ही सीधा, बहुत ही कठिन भाषा है करके हमने उसको सरल बनाने की कोशिश की। तो हिंदी का हमने उद्घाटन यानी कि उत्पन्न किया है। अगर अभी हिंदी में भी हमें प्रोनाउंसिएशन में यानी कि उच्चारण में कुछ दिक्कत आ रही है करके उसको और सरल करते हैं, तो हम उर्दू उर्दू को यहाँ पर काफी हमने बिगाड़ दिया है। मतलब इसी तरह भाषा बिकर बिकर के इस तरह हुआ है, और उर्दू भी अपनी अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारी ओरिजिनल भाषा है उसके अंदर जो दूसरी भाषा मिलावट हो जाती है, वो बिखराव करता है, जिसके कारण ये अंतरियन जितने भी अंतर हैं वो आ जाते हैं। यानी कि समानता, सारे भारतीय भाषा में समानता है, एकात्मिता है, पर उसको बिखारने वाला ये जो शब्द है, तो ये जो बिखर जाता है, वो केवल और केवल दूसरी भाषा की मिलावट के कारण होता है। उसके उदाहरण है ये उर्दू का। इसलिए मैंने उर्दू से आपको परिचय दिया है कि एक भाषा बिखरता है अन्य भाषा से। अन्य भाषा मतलब इस भाषा की, यानी कि इस भारतीय क्षेत्र की जो भाषा नहीं है, वो बाहर से आकर के आक्रमण करता है। आक्रमण करने के कारण ये चीज बिखरता है। इसके कारण एकात्मिता जो है धीरे 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 धुंधलापन हो जाता है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत को दो हिस्से में बांटे जाए, वो द्राविड़ आर्य बोल रहे हैं, ये एकदम माया है। अगर दो हिस्से में बांटना है तो ये संस्कृत और तमिल इसी तरह बांट सकते हैं, इसलिए कि संस्कृत जो है देवनागरी से है, और तमिल का जो है, तमिल का अपना लिपि है। इन लिपि के कारण, लिपि के अनुसार अगर हम किसी भी भारत को अगर जोड़ना है, केवल केवल और दो ही भाषा जुड़ सकता है, वो संस्कृत और तमिल। क्यों? तमिल की अपनी जो है व्याकरण है, तो उस तमिल के व्याकरण के कारण क्या हुआ है, तो वो एक भाषा के परिवार को एक एकत्रित करके रखा हुआ है। उसको तमिल से निकला हुआ है, यानी कि वो क्षेत्र से जो बोलचाली से निकला हुआ है, वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़म और सौराष्ट्र भाषा ये भी है। कोंकणी भी थोड़ा सा है, और इसमें तुलु करके बोलते हैं। तुलु भी एक आक्रमण के कारण तुलु करके बोलते हैं। तुलु का मतलब है कि तेलुगु और उर्दू दोनों मिलाकर के इसका बोलते हैं। ये सारा भाषा है। उसको उन्होंने बनावटी नाम दे दिया है, द्राविड़। द्राविड़ कल्चर है ये। द्राविड़ का कोई कुछ है ही नहीं वाक्य में, वो असलियत नहीं है, वो केवल और केवल तमिल का है। द्राविड़ करके एक ना ही हमारा भू क्षेत्र है, और ना ही कोई परंपरा है, ना ही कोई हमारा यह है। आर्य द्राविड़ जितने भी ये जो माया क्रिएट किया गया है, ये अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों ने तमिलनाडु में आकर के तमिल सीखते सीखते इन चारों पांचों भाषाओं को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सिर्फ इतना बोला है, ये द्राविड़ भाषा है। द्राविड़ करके ऐसे कोई चीज नहीं है, माया है वो केवल और केवल तमिल का परिचय है। यानी कि परिणाम स्वरूप रंग, अलग अलग रंग है तमिल के, अलग अलग रंग है ये सारे जो सो कॉल्ड द्राविड़ भाषा है। रही बात संस्कृत, तो संस्कृत के साथ जितने भी हिंदुस्तान की जो देवनागरी से लिपि के तौर पर उपयोग होता है, वो सारे के सारे आपस में एकात्मिकता है। उदाहरण के लिए बता दूं, तमिल में भी संस्कृत मिला हुआ है और संस्कृत में भी तमिल मिला हुआ है। सबसे पहली बात, एक भाषा कहाँ फैलता है, यानी कि व्यापक होता है, वो तब है जब व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं, जिसके कारण यह है। तो सभी जगह व्यापार के तौर पे जो मूवमेंट होता है, जो क्या बोलते हैं, मुसाफिर जो भी शब्द बोलते हैं, उनके कारण वो फैला हुआ है। सबसे ज्यादा फैला हुआ है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत एक सरल भाषा और जनहित की भाषा होती थी।
आम जनता की लोकप्रिय भाषा थी, इसलिए सब जगह फैला हुआ है। संस्कृत के सिवा और कोई भाषा नहीं है जो पूरे भारत में व्यापक हुए। तमिल एक जगह स्थिर था, वो उसका मूवमेंट बहुत कम था, इसके कारण तमिल एक जगह पला था, वो फैला ही नहीं था। सबसे पहले हम भाषाओं के जो महत्व है इसके अनुसार ही हमें देखना है। जो लिपि है देवनागरी लिपि है, देवनागरी की लिपि से ही सारे भाषाएं हैं, इसी से हमें एकात्मिकता का एक प्रमाण मिलता है। और व्याकरण में अगर देखा जाए तो संस्कृत के जितने भी व्याकरण हैं उसी व्याकरण से सारे हिंदुस्तान की भाषा जो भारतीय भाषा है बने पड़े हुए हैं। इसमें हम अगर एकात्मिकता के अगर देखते हैं एकत्रित का, हम शब्द कुछ देख लेंगे, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय। ये अगर हम बोलते हैं ना द्राविड़ आर्य लैंग्वेज का, ये आर्य आर्य की जो माया क्रिएट क्रिया के ये नहीं है, तमिल में भी यही शब्द है। और सारे जितने भी द्राविड़ सोकल द्राविड़ भाषा है सब में ये है, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति, सत्य असत्य, ये सारे के सारा सारे भाषा में, तमाम भारतीय भाषा में है ये शब्द सारे। अगर हम इसी के जड़ से अगर हम एकत्रित करने को शुरू कर देंगे, एक समानता का एक भाव आता है। भाषा क्या है? भाव का प्रकट करने का एक मात्र जरिया है, माध्यम है। तो उसमें इन्हीं भाषाओं को, इन्हीं शब्दों को हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने लगेंगे, भाषाओं की जो भेद है तो सब कुछ मिट जाएगा। योगा, यज्ञ, आहुति, देवी देवता, नृत्य, नाट्य, नाटक, संगीत, काव्य, लय, ताल, ताला, श्रुति, सृष्टि, स्थिति, शास्त्र, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, आराधना, साधु, साधना, मेघ, बादल, अग्नि, पृथ्वी, जल, संतोष, दुख, सुख, अलंकार, नक्षत्र, ग्रह, नमस्कार, गुरु, मंत्र, कष्ट, आहार, पुष्प, पूजा, कर्पूर, पुस्तक, वायु, आकाश, सुबह, शुभ, ग्राम, नगर, आलयम, वस्त्र। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हर भाषा में, हमारी हर भारतीय भाषा में मिलेगा जरूर। और व्याकरण भी हर भारतीय भाषा एक ही जैसे है, पर हम आजकल उसी को वेद में, यानी कि राजनीति के तौर पे, राजनीति का रोटी सेकने के लिए हम उसको वेद को ही ऊपर ला रहे हैं ताकि बंटवारा हो जाए। अब देखा जाए तो हम विमाना जरूर बोलते हैं हर जगह में, माँ, नीर, प्रेम, दिन, ये सब कुछ सभी जगह सारे भाषा में, तमाम भाषा में होगा। तो इन्हीं भाषाओं की इन्हीं शब्दों से एक साथ करेंगे, समानता जरूर ला सकते हैं। भारतीय भाषा के एकात्मिकता इसलिए बिगड़ रहा है दूसरे भाषा के आक्रमण के कारण। अब आजकल मैं जब ट्रांसलेट करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा भाषा मिलाकर के बोलता हूँ, मेरे को हिंदी इतना शुद्ध नहीं है मेरा। तो जब मैं अनुवाद करता हूँ, अनुवाद करने के टाइम पे काफी मेरे को ये दिक्कत आई है, हर चीज में, हर शब्द में मेरे को उर्दू शब्द को करना पड़ा। उर्दू शब्द को ढूंढ ढूंढ करके, मिटा मिटा करके जैसे मैं करा हूँ, तब जाकर के हिंदी बोलना लगा। पर उसको भी हम एक भावुक बात शब्द बता देते हैं, शुद्ध हिंदी। हिंदी ही हिंदी है, पर हम हिंदी को शुद्ध हिंदी बोलने के मजबूर हो गए, हम विवश हो गए। तो मैं जितने भी भाषा के ट्रांसलेट करता हूँ उसमें हिंदी के जितने भी, गूगल भी यही करता है कि गूगल भी क्या करता है कि अगर हम कोई किसी चीज का मतलब ढूंढने लगते हैं, अर्थ ढूंढने लगते हैं, वो पूरा पूरा उर्दू शब्द ही देता है। तो जिसके कारण हिंदी का महत्व हमें बिल्कुल खोते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही कर रहा है कि भाषा के परिवर्तन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब मदद लेते हैं, उसमें पूरा पूरा उर्दू शब्द बना पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारा भारतीय भाषा के बिल्कुल कहीं भी अपना अस्तित्व प्रकट नहीं हो रहा है। अगर यही चीज संस्कृत बेसिस अगर हिंदी बोलते हैं, हिंदी माने ही संस्कृत बेसिस ही होना चाहिए, पर हम उर्दू बेसिस जब शब्द बोलते हैं उसमें वेग सबसे ज्यादा आएगा। इसलिए हम सबसे पहले अपना आज संकल्प लेने का मैं आप लोगों का आग्रह करूंगा कि जब भी हम हिंदी बोलेंगे उसको उर्दू मुक्त हिंदी बोलें। मेरा एक अभियान चल रहा है अभी, मैं लोगों को उत्साह कर रहा हूँ उर्दू मुक्त हिंदी बोलने के प्रयास करें। नंबर तो एकात्मिकता के लिए हम केवल देवनागरी को ही करें। मेरा एक और प्रयास चल रहा है कि जितने भी भारतीय भाषा हैं उसके सारे के सारे शब्द मिला करके उसको डायरेक्ट मैपिंग करूं, ताकि अनुवाद बहुत आसान रहे डायरेक्ट। आजकल हम जितने भी टाइप करते हैं यूनिकोड में टाइप करते हैं। ये यूनिकोड का मतलब है अंग्रेजी शब्दों के अंग्रेजी अक्षर में टाइप करें और वो हमारी लिपि में आ जाए। ये यूनिकोड के कारण हम आपस में मिल नहीं पा रहे।
यानी कि भारतीय भाषा आपस में सीधा हाथ नहीं मिला पा। तो मेरा ये है कि जितने भी इस तरह भाषा हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सभी को लिस्ट करूं और लिस्ट को मैं डायरेक्ट मैपिंग करूं, ताकि अनुवाद एक भाषा भारतीय भाषा से दूसरी भाषा की भारतीय भाषा में जाए। वरना हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर में या कहीं भी टाइप करते हैं इंग्लिश लेटर से, यानी कि वो रोमन लेटर होता है। रोमन लेटर में मैं जा रहा हूँ, जे ए जा रहा, आ रहे, इस तरह करने से हमारी लिपि में हिंदी में आ रहा है या और कुछ आ रहा है। तो इन चीजों को अगर दूर करना हो, हम यूनिकोड के मदद नहीं लेंगे, सहायता नहीं लेंगे। हम जितने भी टाइप करेंगे हिंदी के, यानी कि मातृभाषा की, यानी कि हिंदी के जितने भी भारतीय भाषा है उसमें ट्रू लिपि करके होता है, उस लिपि में हम टाइप करेंगे। ये संकल्प लेने के मैं हर किसी से आग्रह हाथ जोड़ के करता हूँ। तो भारतीय भाषा की एकात्मिकता चाहिए हो, शब्द हम जैसे मैडम साहिबा ने बताया था कि इस तरह उन्होंने बना रखा है कि जो नॉर्थ इंडियन वहां जा रहे हैं तो तमिलनाडु में, उनको हिंदी सिखाने के लिए इन्होंने एक किताब छापी है। इसी तरह सारे शब्दों का एक हम शब्दावली का एक डिक्शनरी टाइप का बनाए और उसमें समानता कर ले आए, और जितने भाषा का हो सकता है, ये मेरा भी प्रयत्न है, प्रयास में लगा हुआ हूँ। उसको डायरेक्ट मैपिंग करने से, अगर मैं तमिल में वणक्कम बोलूं, सीधा सीधा तमिल में जितने भी जगह पर यहाँ पर जो भी आएगा उसको बराबर का शब्द सामने आएगा। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, ये सब आने का है। तो इस तरह चीजें प्रयास में हम बार बार इस तरह बैठक करेंगे, उसमें काफी चीजें सामने आएंगी। हम जरूर एक कामयाब होंगे एक दिन, उसकी ओर हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। और उसके अनुसार आज का जो कदम है बहुत अच्छा लगा मेरे को, और भी इसमें और काफी परिश्रम करना है, प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। तो एक कदम आगे बढ़े हैं, बहुत खुशी की बात है। आज ये मेरे को मौका मिला है कि सबसे पहले मेरा बुनियादी लेवल पे है यूनिकोड और उर्दू मुक्त। यूनिकोड मुक्त और उर्दू मुक्त करेंगे, हमारे भारतीय भाषा की जो धुंधलापन हटेगा और एकात्मिकता अपने आप उभराएगा। इस तरह अलग से उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। और एक और चीज है, जो अगर आज जो हमारा जो सेंगोल के बारे में काफी चर्चा है, दुनिया विश्व भर में चर्चा है, उस चर्चा में मैं ये बोलना चाहता हूँ। 1.5 मिनट में खत्म होने वाला है क्या? एक बार देखिए जरा, मैसेज आ रहा है। नहीं, अभी है करीब 5 मिनट के आसपास अभी दिखा रहा है मीटिंग का समय। अब पूरी कर दोबारा लें इसी में जुड़ जाएंगे। रीस्टार्ट होगा ना? नहीं, रीस्टार्ट के लिए अगर आवश्यकता होगी तो, अदरवाइज अगर संबोधन पूरा हो गया है तो, नहीं तो गूगल मीट का लिंक देंगे। ना लगाए तो ठीक रहेगा, पता लग जाएगा, हम आगे बढ़ाएं विषय को। धन्यवाद। मेरा यही कहना था कि सेंगोल के तौर पे ये तमिल की जो भावुक होकर के तमिल का एक पहचान बनवा रहे हैं, वो तमिल का नहीं है, वो विश्व भर का है। सेंगोल का मतलब है राजदंड, राजदंड का मतलब है राज परंपरा, का मतलब है कि जन सेवा। और वो सेवा केवल अधिकार का उसमें चिन्हित नहीं है। वो राज दरबार का मतलब यही है कि जन सेवा को न्याय परिपालन का है वो राजदंड, और उसी की परंपरा को हमने दोबारा किया है। और उसको हम तमिल के तौर पे, तमिल की चिन्हित करके वहां पर प्रांतीय भाषा के तौर पे ना करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामास्वामी जी। और आपने बिल्कुल कारणों की पड़ताल की तकनीकी रूप से कि भारतीय भाषाओं के करीब न आने का क्या कारण है, और यूनिकोड किस प्रकार से भारतीय भाषाओं के ऊपर हावी हो रहा है। जहां तक उर्दू की बात है, एक लंबा काल हम लोगों ने देखा है और आपने उसकी बिल्कुल तह तक भाषाई व्याख्या की। अब इसके बाद गुरुवर की अनुमति से मैं डॉक्टर, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। एक क्षण एक बात कहना चाहता हूँ। अभी रामास्वामी जी ने बहुत अच्छी बात की यूनिकोड की, लेकिन